जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कृष्णदयाल मिश्रा और आप सभी लोगों का ओम क्लास चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार व लवण। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है अम्ल। तो आइए अपने नोटबुक को लेकर तैयार हो जाइए और हमारे साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए और हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है अम्ल। चैप्टर का नाम है हमारा अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? एसिड। एसिड जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है खट्टापन देना, यानी खट्टे का स्वाद देना, उसे एसिड कहते हैं। ठीक, तो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं और इनकी क्या विशेषता होती है, यह आज हम सब लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहले इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन है अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, एवं अपने जलीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा ये इनकी जब जल से अभिक्रिया होती है तो यह हाइड्रोजन धन आयन देते हैं। ठीक, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला सांद्र अम्ल, नंबर दूसरा तनु अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल वह अम्ल होते हैं जिनके जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा अधिक एवं जल की मात्रा कम होती है, वे सांद्र अम्ल कहलाते हैं। और सांद्र अम्ल का ठीक उल्टा ही तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसमें जल की मात्रा अधिक एवं अम्ल की मात्रा कम पाई जाती है, उन्हें तनु अम्ल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन यही हुआ कि सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक एवं
जल की मात्रा कम और तन अम्ल में अम्ल की मात्रा कम एवं जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक, तो अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मान लेते हैं, इसके उदाहरण एक कोई ले सकते हैं कि जैसे नंबर 1 HCl HCl की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है, जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन धन आयन देता है एवं क्लोरीन जो होता है वो ऋण आयन देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वह होगा बी नंबर CH3COOH। ठीक, इसकी जब अभिक्रिया होती है जल के साथ, जल में यह घोला जाता है तो CH3COO प्लस H धन आयन देता है। ठीक, ये हुए कुछ अम्ल के उदाहरण। ठीक, तो ये हुआ सिंपल तरीके से अम्ल के अम्ल की परिभाषा, और इसे वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 ईस्वी में आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं, एवं क्षार वे पदार्थ हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं। ठीक, तो अम्ल का डेफिनेशन हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो आइए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं। ठीक, क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगते हैं एवं ये अपने जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, और यदि क्षार के विलयन में नीले लिटमस पेपर को डाला जाए तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और यदि लाल लिटमस पेपर को उसमें डालते हैं तो वह क्षार उसके रंग को यानी कि उसके रूप स्वरूप को परिवर्तित कर देता है और उसे लाल रंग में परिवर्तित कर देता है, नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक, तो इसका डिफिनीशन आगे लिखते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे लगते हैं, कड़वे लगते हैं एवं अपने जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक, और ये अपने जलीय विलयन में
विलयन में OH ऋण आयन देते हैं, आयन देते हैं, ठीक। OH ऋण आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड देते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋण आयन देते हैं, ठीक। तो इसके कुछ उदाहरण हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा। अब इसे हम मिटाकर फिर से ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक। तो क्षार का डेफिनेशन लिखते रहिए, तब तक हम ऊपर से कुछ मिटाकर और आपको क्षार के कुछ उदाहरण भी दिखा दें, एग्जाम्पल। आप वीडियो एंड तक देखना है, उसमें इसमें आपको पूरी तरह से नूतन प्रकाशन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए हमारे साथ, ताकि आपका सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द समाप्त होकर और फिर से आपको और रिवीजन करने की जो है वो समय मिल सके, ठीक। तो हम क्षार के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसका जो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे जब हम जल में घोलते हैं, जब इसे हम जल में घोलते हैं तो यह जो सोडियम है वह हमारा धन आयन देता है जल में, एवं जो हमारा हाइड्रोक्साइड है यानी जो हमारा OH है वो हमें जल में ऋण आयन देता है, ठीक। इसीलिए यह क्षार का डेफिनेशन है, उदाहरण है, एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल जो है हमारा वह है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसका जब जल के साथ क्रिया होता है, इसे जब जल में घोलते हैं तो यह जो हमारा पोटेशियम है यह धन आयन देता है, एवं जो हमारा OH है, OH हाइड्रोक्साइड वो ऋण आयन देता है, ठीक। तो इतना आप सभी लोग नोट कर चुके होंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। और हमारा जो वो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत अपघट्य एवं अपघटन, वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है जो है वो है वैद्युत अपघट्य एवं वैद्युत अपघटन, ठीक। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं और वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन में वैद्युत का प्रवाह सुगमता से किया जा सके उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं, ठीक। और वैद्युत अपघटन उसे कहते हैं कि किसी पदार्थ के जलीय विलयन में जब विद्युत का प्रवाह किया जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है, उसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक। किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसे भी साथ नोट करते हुए चलते हैं। इसका डेफिनेशन जो है वह पहला हमारा जो डेफिनेशन है वो वैद्युत अपघट्य है। तो वैद्युत अपघट्य को हम लिखते हैं वह पदार्थ जिनके
जलीय विलयन में वैद्युत का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है, उन्हें वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, इसका डेफिनेशन है किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है। उसका अपघटन हो जाता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में, जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह उसका विखंडन हो जाता है। वह हाइड्रोजन गैस एवं क्लोरीन गैस छोड़ता है। एग्जाम्पल थोड़े से देख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, इसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं, यहाँ लिख देते हैं विद्युत प्रवाहित करते हैं, तब यह हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस छोड़ता है। ठीक, अब इस अपक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे। अब यह अपक्रिया संतुलित हो गई। ठीक, क्योंकि संतुलित करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वह है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। चाहे इस तरफ से कहें चाहे इस तरफ से कहें, लेकिन जो है वह द्रव्यमान जो है वह सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए। ठीक, इसी तरह से किसी भी अपक्रिया को संतुलित करने के लिए यह देखा जा सकता है, यही इसमें जो है वो कॉमन एरर है और यही देखकर हम किसी भी अपक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा अगला टॉपिक है वह है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वीडियो को एंड तक देखना और अपने मित्रों को अवश्य शेयर करना, क्योंकि वह भी आपके साथ
इस आने वाले बोर्ड पेपर में आपके ही साथ रहकर और अपने पेपर को अच्छी तरह से दे सकें और अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वह है विद्युत वियोजन का सिद्धांत। ठीक, विद्युत वियोजन का सिद्धांत। वांटे आर्हेनियस ने सन 1887 ईस्वी में विद्युत अपघटन की क्रिया को विद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे विद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसमें पहली बात उन्होंने यह बताई कि किसी भी विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर वह यदि पूर्ण रूप से अपने आयनों में विखंडित हो जाता है तो उसे हम विद्युत वियोजन का सिद्धांत कह सकते हैं। ठीक, नंबर दूसरा उन्होंने बताया कि विद्युतीय आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आयन तो जो है आवेश जो है वह दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेशित परमाणुओं या परमाणुओं के समूह को धनावेशित कह सकते हैं और ऋणावेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋणायन कह सकते हैं। ठीक, और नंबर तीसरी बात उन्होंने बताई कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित धनायनों के कुल आवेश ऋणायन के कुल आवेश के बराबर होने चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से वह विद्युत जो है वो विलयन जो है वह उदासीन हो सकता है। ठीक, और नंबर चौथी बात उन्होंने बताई कि आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। जब किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है तो वह विद्युत अपघट्य के अणुओं तथा आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित करता है। एग्जाम्पल थ्रो से मान सकते हैं, मान लेते हैं कोई AB जो है वह हमारा अभिकारक है, और इसे हम साम्यावस्था कह सकते हैं। साम्य अवस्था। ठीक, और यही जब इसे हम जल में घोलते हैं तो यहाँ पर A जो है वह धनायन एवं जो B है हमारा वो ऋण आयन देता है। किंतु यह जब एक विलयन में था वह तब यह एक उदासीन था और इसे ही हम साम्य अवस्था कह सकते हैं। अभिकारक को ही हम साम्य अवस्था कहते हैं और उत्पाद को हम उत्पाद ही कहते हैं, क्योंकि यह जो है इसमें धनावेशित एवं ऋणावेशित दोनों हो सकते हैं, एक ही विलयन में रहते हैं। किंतु जो हमारा उत्पाद है उसमें धनावेशित अलग हो जाते हैं एवं ऋणावेशित अलग हो जाते हैं। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कल। और आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जुड़ें। ओम क्लास चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।